नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन या कलवरी क्लास की सबमरीन को लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम लेने का फैसला किया गया है और अभी पहली बार इंडियन नेवी की कलवरी क्लास की सबमरीन में इंडियन ओरिजिन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी कलवरी क्लास की सबमरीन में फ्रेंच ओरिजिन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे DCNS सबटिक्स या सबमरीन टैक्टिकल इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम कहा जाता है। लेकिन फ्रेंच ओरिजिन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम में भारत को इसकी सोर्स कोड को एक्सेस करने का परमिशन नहीं दिया जाता है, जिस वजह से इसमें भारत अपने हिसाब से कोई वेपन या कोई नई सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं कर सकता है और इसके लिए फ्रांस से सबसे पहले परमिशन लेना पड़ता है। इसके अलावा जब भी भारत अपनी सबमरीन में कोई भी अपग्रेड करना चाहता है, इसके लिए सबसे पहले फ्रेंच नेवल ग्रुप को इन्फॉर्म करना पड़ता है और उनकी टीम आती है, तब जाके उन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और इसमें टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसी वजह से अभी कलवरी क्लास की सबमरीन में एक इंडिजिनस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को एक इंडिजिनस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का टास्क दिया जा रहा है, जिसे भारत आने वाले समय में बनाने वाले अपने इंडिजिनस सबमरीन और एग्जिस्टिंग कलवरी क्लास की सबमरीन सभी में इस्तेमाल करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट को लेकर है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने एग्जिस्टिंग MiG-29 के फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर को सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया गया, जिसके बाद अभी इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट में इंडिजिनस अस्त्र सीरीज की VVR मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस नए मिशन कंप्यूटर को HAL की तरफ से डेवलप किया गया, जो MiG-29 की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। मिशन कंप्यूटर की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट की एक तरह से ब्रेन की तरह होते हैं, जो इसके अलग अलग सब सिस्टम को मैनेज करते हैं और कॉम्बैट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं। पहले जो मिशन कंप्यूटर MiG-29 में इस्तेमाल हो रहा था वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जिसकी वजह से नए एडवांस वेपन जैसे कि अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करना संभव नहीं हो रहा था। लेकिन HAL की इस नए अपग्रेड के बाद MiG-29 में नए सॉफ्टवेयर और एडवांस कंप्यूटेशनल पावर का सपोर्ट मिलने वाला है, जो इसे मॉडर्न कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए और इफेक्टिव बनाने वाला है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो कि DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, MiG-29 में अब तक इस्तेमाल होने वाले रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल से कई ज्यादा एडवांस होने वाला है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर है, जबकि इंडियन नेवी जिन R-77 मिसाइल का इस्तेमाल करता है उनका रेंज 80 किलोमीटर तक ही लिमिटेड है, जिस वजह से इस नए अपग्रेड के बाद इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट्स में VVR कैपेबिलिटी काफी हद तक इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दुश्मन के साथ एंगेज हो सकते हैं। इसके अलावा नए मिशन कंप्यूटर ऐड होने के बाद DRDO की तरफ से डेवलप किए गए बाकी सभी वेपन सिस्टम को या इंडियन ओरिजिन वेपन सिस्टम को भी आसानी से इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट DRDO के इंडिजिनस टैंक इंजन की तरफ से है। DRDO फिलहाल अपने 1500 हॉर्स पावर की इंडिजिनस इंजन का टेस्टिंग अभी एक अमेरिकन फैसिलिटी में करना स्टार्ट कर चुकी है। हालांकि भारत के पास खुद की इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादातर कम हॉर्स पावर वाले इंजन के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जिस वजह से हाई पावर इंजन को या हाई पावर सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमें फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। ये इंजन डार्टन 1500 के नाम से जाना जाता है और इसे भारत के फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक प्रोग्राम के लिए भी डेवलप किया गया था। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इस इंजन का मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा दिया जा रहा है। VEL की तरफ से अब तक इसकी 3 प्रोटोटाइप को डेवलप किया जा चुका है और आने वाले समय में और 20 प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, जो एक्सटेंसिव ट्रायल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो डार्टन 1500 इंजन 2028 के एंड तक प्रोडक्शन फेज में आने की उम्मीद किया जा रहा है। ये इंजन भारत की आर्मर्ड कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने वाला और फ्यूचर बैटल टैंक के लिए एक रिलायबल इंडिजिनस पावर प्लांट का ऑप्शन होने वाला है। साथ ही इससे फॉरेन इंजन पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, जो भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने वाला है। अगला अपडेट नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के हाई एल्टीट्यूड स्यूडोस सैटेलाइट की तरफ से है, जिसको अभी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम भी कहा जा रहा है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी ने एक बहुत ही बड़ा एरोस्पेस माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, जिसमें फुल स्केल हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी कि HAP सिस्टम का पहला टेस्ट फ्लाइट 2025 तक करने का प्लान किया जा रहा है।
ये डेवलपमेंट भारत की हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की तरफ बहुत ही बड़ा कदम होने जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट या हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम एक अनमेन्ड एरियल व्हीकल होता है जो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। ये कन्वेंशनल ड्रोन्स और सैटेलाइट का एक हाइब्रिड वर्जन है जो सैटेलाइट जैसी कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसको ऑपरेट करना किसी भी सैटेलाइट के कॉस्ट के मुकाबले काफ़ी कम होता है और इसे एक रेगुलर ड्रोन की तरह भी ऑपरेट किया जा सकता है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट या हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम लगातार 90 दिन तक हवा में रहने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि एंड्योरेंस के मामले में इस कैटेगरी में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला है। ये सिस्टम सर्वेलेंस, बॉर्डर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिमोट एरिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। 2024 में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने एक छोटी सी स्केल मॉडल को टेस्ट किया था जो 30,000 फीट की हाइट पर सिंथेटिक एपर्चर रडार की पेलोड के साथ और 25,000 फीट के हाइट पर बिना पेलोड के सक्सेसफुली फ्लाई किया गया था। यह टेस्ट इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए किया गया था। फुल स्केल हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट में गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एडवांस सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड सेल के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह से इससे ज़्यादा सोलर पावर जनरेट होने वाला है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट को इंश्योर किया जा सकता है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से इन ड्रोन्स में ऑटो पायलट सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें जो हार्डवेयर सिस्टम होगा उसको आउटसोर्स किया जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम भारत में ही डेवलप किया जाएगा और ये भारत की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बदलती एक्सपर्टीज का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल वहां पे सेट करने वाला है। अगला अपडेट इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। अदानी डिफेंस के एक रिसेंट वीडियो में रशियन ओरिजिन इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम को देखा गया था, जो कंफर्म करता है कि इंडियन आर्मी जल्दी से इग्ला एस सिस्टम को रिसीव करने वाली है। ये मैनपेड सिस्टम भारत में पार्सल असेंबल किया जा रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के चौथे ट्रेंच के अंडर साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडियन आर्मी को 48 इग्ला एस लॉन्चर, 100 मिसाइल और 48 नाइट साइट और एक मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन वहां पे मिलने वाला था। इसका टोटल कॉस्ट लगभग 260 करोड़ के आसपास था और इनको भारत में असेंबल करने का कॉन्ट्रैक्ट अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड को दिया गया था, जो रशिया की रोजोवोरोन एक्सपोर्ट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के अंदर इसको असेंबल करने वाले थे। इग्ला एस एक हाईली कैपेबल शोल्डर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सिस्टम एडवांस टारगेटिंग कैपेबिलिटीज और एनहांस्ड इन्फ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो इंडियन आर्मी की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज या खास करके शोल्डर फायर मैनपैड की सेगमेंट में एक मेजर वेपन बनने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से 155mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन बैरल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रिलीज किया है, जिससे इंडियन वेंडर्स को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा। इनिशिएटिव भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और भी मजबूत बनाने के लिए और इंडियन आर्मी की आर्टिलरी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा कदम होने जा रहा है। ये 155mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन बैरल एक 23 लीटर चैम्बर की कैपेसिटी के साथ आता है, जो जोन 6 चार्ज तक फायरिंग को सपोर्ट करने वाला है। ये फीचर एग्जिस्टिंग 155mm एमुनेशन के साथ लॉन्गर रेंज को अचीव करने में मदद करने वाला है, जो मॉडर्न आर्टिलरी के लिए एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट भी है। इस गन बैरल को अलग अलग सिनेरियो में अभी तक कई बार टेस्ट किया जा चुका था, जिसमें इसका डिज़ाइन, रबस्टनेस और रिलायबिलिटी को वैलिडेट किया जा चुका है। ये इंश्योर करता है कि ये बैरल मॉडर्न बैटलफील्ड की डिमांड को पूरा कर सकता है। अभी इंडियन आर्मी काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनी फ्लीट में आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट करने वाली, जिसमें टोड आर्टिलरी गन से लेके सेल्फ प्रोपेल और ट्रक माउंटेड गन भी शामिल है, लेकिन रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से ये भी बताया गया था कि वो अभी मेनली 155mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन को इंडक्ट करने वाले, क्योंकि 39 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन के मुकाबले काफ़ी बेहतर रेंज को प्रोवाइड कर सकते हैं और इसी वजह से 155mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है। अभी भारत में गिने चुने कंपनी है जिनके पास 155mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन को बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन डीआरडीओ की इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर से कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इस सेगमेंट में आगे आने का मौका मिल सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी धारा शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को फॉरवर्ड लोकेशन में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के आसपास तैनात किया जाएगा। ये भारत का सबसे एडवांस ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम है, जिसकी परफॉर्मेंस इजरायली स्कॉर्पियो जी सिस्टम से भी काफ़ी बेहतर पाया गया है। धारा शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक मल्टी रोल जैमिंग सिस्टम है, जो एनिमी के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम,
फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार, सिंथेटिक एपरेचर रडार, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स की डिफेंसिव और ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल तक ले जाने में मदद करने वाला है, जो मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए एक स्ट्रेटेजिक एज को प्रोवाइड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज के मॉडर्न कॉम्बैट का क्रूशियल हिस्सा बन चुका है और धारा शक्ति सिस्टम का इंडक्शन भारत की सेल्फ रिलायंस और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। इस सिस्टम को सेंसिटिव फ्रंट पर डिप्लॉय करके इंडियन एयरफोर्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को और भी स्ट्रेंथन करने वाली, जिससे आगे चल के भारत को पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट में बोथ रीजनल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।